रेनो काइगर एक गुड लुकिंग कार, लोगों को पसंद भी आ रही है, लोगों को इससे उम्मीदें भी बहुत हो गई हैं, उनको लगता है कम कीमत में बेहतर प्रोडक्ट होगा। यही वजह है कि रेनो काइगर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल भी मेरे पास आए हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को शामिल कर रहा हूँ जिन्हें मैं वीडियो में नहीं बता सका या जिन्हें वीडियो में क्लियरली लोगों को समझ में नहीं आया, वह मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। इस वीडियो में आपके उन सवालों को मैं शामिल कर रहा हूं जो आपने काइगर से रिलेटेड पूछे हैं और जिनका ताल्लुक उन लोगों के साथ है जो काइगर खरीदने का मन बना रहे हैं। पहला सवाल मुझसे पूछा है उस्ताद प्रयाग ने, कह रहे हैं सर इसकी बिल्ड क्वालिटी, मेटल शीट क्वालिटी कैसी है। ओके, बिल्ड क्वालिटी तो एक्चुअल में जो वो बिल्ड क्वालिटी पे वीडियो बन रहे हैं उनको अगर आप भूल जाएं और प्रोपेगेंडा वीडियो को भूल जाएं अगर आप, तो मैं वो बिल्ड क्वालिटी बता रहा हूँ जिसे मैंने सालों पढ़ने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद जाना है। बिल्ड क्वालिटी को मैं इसे दूंगा 5 में से 4.5 मार्क्स। ओके, अब आपने पूछा है शीट मेटल कैसी है। शीट मेटल फ्लेक्सिबल है, अच्छी शीट मेटल है। फ्लेक्सिबल शीट मेटल होने को बुरा नहीं माना जाता है टेक्निकली, और हाँ इंजीनियरिंग डिफिनीशन में भी बुरा नहीं माना जाता है। अभी हाल में मैंने सफारी को भी टेस्ट किया, उसकी भी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, जगह जगह से हाथ से पुश करने में पिचक जाती है, लेकिन वो पिचक के वापस भी लौट के आती है, इसलिए उसको बुरा नहीं माना जाता और ये काफ़ी बेहतर है। मेरे हिसाब से इसकी भी काफ़ी अच्छी शीट मेटल क्वालिटी है, फ्लेक्सिबल है। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ जो मुझसे पूछा है तुषार अग्रवाल ने। ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। ग्राउंड क्लियरेंस है काइगर की 205 mm और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली फिगर मानी जाती है और देखकर भी लगता है इस कार का अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल अच्छा है। अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल क्या होता है ये उम्मीद है आपको जानकारी होगी, नहीं जानकारी हो तो लिखिएगा, उसके बारे में भी डिटेल में आपको बता दूंगा। अगला सवाल पूछा है तारक सुजयोत ने, विच सिटी इज गोइंग टू असेंबल। ओके तारक भाई, रेनो निसान की फैक्ट्री जो है वह चेन्नई में है। चेन्नई जिसे हम पहले कभी मद्रास के नाम से जानते थे, उस चेन्नई में है और ये इत्तेफाक से इंडिया में ही है। वहीं पर कार मैन्युफैक्चर असेंबल की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो मुझसे पूछा है सुशांत सौरभ ने। सर इसके सेम प्लेटफॉर्म पर बनी है, मैग्नाइट वाले, और सेम टेक्निक से बनी हुई है, सब कुछ सेम यूज़ किया गया है, तो हम भी है उम्मीद लगा कर रखते हैं कि इसकी भी वो 4 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग होगी। इस पर डिबेट अब शायद नहीं होनी चाहिए। सौरभ, डिबेट करने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक होते ही हैं, हमेशा रहेंगे और रहने भी चाहिए। क्रैश टेस्ट रेटिंग भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, जैसे कि इंडिया में लोग ग्लोबल एनसीएपी को जानने लगे हैं इधर कुछ दिनों में। इससे पहले हम पूरे वर्ल्ड में जानते थे यूरो एनसीएपी को, एशियन एनसीएपी को, ऑस्ट्रेलियन और बहुत सारे, लेकिन इनमें से सबके टेस्टिंग के पैरामीटर्स अलग अलग हैं। तो हर एक की टेस्टिंग के तरीके अलग हैं। कुछ लोग बहुत पुरानी तरीके से टेस्ट कर रहे हैं जैसे कि हम ग्लोबल एनसीएपी में टेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नए ज़माने के टेस्ट कर रहे हैं जैसे कि हम यूरो एनसीएपी में टेस्ट करके देखते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके हैं। भारत का अपना खुद का भी एक टेस्टिंग सिस्टम है जिसका नाम है भारत न्यू व्हीकल असेसमेंट प्रोग्राम, और यह जल्द ही चालू हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आप ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी देखते हैं, ISI देखते हैं, एगमार्क का नाम आपने सुना होगा। ये सारी जितनी भी, या BIS जिसे हम कहते हैं, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी टेस्टिंग को हम ज़्यादा मार्क्स देते हैं, ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। और अगर जैसे हम आप टीवी फिज में आपने 5 स्टार रेटिंग देखी है तो वह इंडियन गवर्नमेंट देती है, लेकिन कारों में जो अभी आप सुन रहे हैं वह गवर्नमेंट नहीं देती और इसीलिए वह भी इंडिपेंडेंट देती है। जैसे कि मैं किसी कार को अच्छे मार्क्स देता हूँ, कम मार्क्स देता हूँ, या दूसरे यूट्यूबर वैल्यू बनाने वाले मार्क्स देते हैं, किसी को अच्छा किसी को कम अच्छा बताते हैं, बस वैसे ही ये ग्लोबल एनसीएपी भी है, ये भी ऐसा ही करती है। हाँ ये बात भी सही है कि ये भी एजेंसी ऐसी है जो स्पॉन्सर्ड टेस्ट भी करती है और वो खुद भी कहते हैं कि हाँ वो स्पॉन्सर्ड टेस्ट करने लगे हैं, बस यह नहीं बताते हैं कि कौन सा स्पॉन्सर्ड है कौन सा नहीं है, वह आपको खुद ही देख के समझ जाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अभी जब तक कि भारत की एनसीएपी स्टार्ट नहीं होती है तब तक इसको एक किनारे रखते हैं सारी रेटिंग्स को। हाँ ये बात सही है कि क्रैश टेस्ट रेटिंग को लेकर मुझे शिकायतें नहीं हैं उतनी जितना कि मुझे इसके पैटर्न, स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड को क्लियर ना करने को लेकर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अमित जी नाइस इन्फॉर्मेशन, यह कार कब आएगी। हाँ भरत भाई,
इस कार के आने की संभावना मार्च के मंथ में सबसे ज़्यादा है। हो सकता है यह मार्च के मंथ में दिखा दी जाए, सब कुछ प्राइस अनाउंस कर दी जाए और लॉन्च करने का मतलब बेचने का समय अप्रैल से हो, लेकिन इसके मार्च की संभावना काफ़ी अधिक लग रही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है सुशील न्यायाधीश ने। वो सब तो ठीक है, पर कितना देती है? सुशील कितना देती है यह तो आप परख के बता सकते हैं। बगैर परखे किसी कार के बारे में सिर्फ तुक्का मार देना कि भाई साहब ये 20 का देती है, 25 का देती है, 45 का देती है, यह तो नादानी होगी और कारगुरु ऐसी नादानी करें यह संभव नहीं है। दो चीज़ें हैं, ARI सर्टिफाइड फिगर्स भी अभी तक आउट नहीं की गई हैं, यानी अनाउंस नहीं की गई हैं। दूसरी चीज़, कारगुरु ने खुद भी अभी इस कार को चलाया नहीं है, तो जब मैं चलाऊंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, या ये कहूँ कितना देती है। ओके न्यायाधीश जी, अब इंतजार करते हैं इसके ड्राइव का, तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हाँ, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिए। अगला सवाल जो आपने सबसे अधिक पूछा है वह ये कि यह कार देखने में अच्छी नहीं लग रही है मुझे, लेकिन राइट एंगल और अनकंफर्टेबल रियर पैसेंजर्स होंगे, पीपल एजुकेशन ऑनलाइन। मुझे नहीं पता आपने इस कार को फिजिकली देखा है या नहीं, या आप केवल वीडियो को देख के या किसी खास एंगल के फोटोग्राफ्स को देख के आप ये समझ रहे हैं कि यह कंफर्टेबल नहीं होगी, तो यह सबसे बड़ी नादानी है। या सिर्फ दूर से एक फ़ोटो में देख के आप कार को कंफर्टेबल कैसे मान सकते हो? तो मेन बात शायद यहाँ पर आप गलत है, आपका पैरामीटर गलत है सीटों को परखने का। मैंने कार में बैठ के देखा है, एंगल भी देखा है सीट का, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं लगी। लेकिन जो कार खड़ी गाड़ी में मैंने देखा है वो खड़ी गाड़ी का है। चलते समय कैसा है, वह कितनी कंफर्टेबल है, वह मैं राइड वाले सेशन में बताऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उस समय ये इन्फॉर्मेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी कि चलते समय भी कंफर्टेबल है या नहीं, बैठे हुए कंफर्टेबल है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। तो आपका डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुझसे पूछा है बोलो हेलो कार्स नाम से, जिनका भी ये अकाउंट है। फ्रंट एयरबैग कैसे होंगे इस कार में, क्योंकि सामने तो ग्लो बॉक्स दे रखा गया है। ओके, नहीं, आजकल के डिजाइनिंग में जरूरी नहीं कि 2 ग्लो बॉक्स हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एयरबैग नहीं होंगे। अगर आपको याद हो ड्राइवर में भी ऐसा ही है, एक ग्लो बॉक्स के साथ एयरबैग रहे हैं, इस कार में भी एयरबैग आपको मिलेंगे और वह ग्लो बॉक्स के ठीक ऊपर वाले हिस्से में फिट है। तो निश्चिंत रहें, आपको एयरबैग पैसेंजर व्हीकल के लिए भी मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा है टेक आयुष्मान ने, निसान मैग्नाइट वर्सेस रेनो काइगर के ऊपर एक वीडियो बना दें। देखिए, अभी तक मैंने मैग्नाइट को चला रखा, उसकी प्राइसिंग भी पता है, लेकिन मुझे अभी तक काइगर की प्राइसिंग के बारे में कोई खबर नहीं है और मैंने काइगर को चलाया भी नहीं है। ऐसे हालात में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं बगैर चलाए एक कार को दूसरी कार से कंपेयर करूं जो चला चुका हूं। तो आप समझ गए होंगे कि असली प्रॉब्लम है कहाँ। अगर आप कहेंगे कि स्पेसिफिकेशन वाइज मुझे दोनों के बीच से कंपैरिजन दे दीजिए, वह जरूर दे सकता हूँ। तो अगर आप वो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जरूर बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं नहीं अमित जी एक ही बार में डिटेल के साथ ड्राइविंग वगैरह सब कुछ करके बता दीजिए, तो प्लीज़ वेट कर लीजिए, मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो मुझसे पूछा है दरिया मलिक ने। सर, इसका बेस मॉडल बेस्ट रहेगा काइगर या मैग्नाइट के मुकाबले? दरिया भाई, सच बात तो यह है कि अभी कार के स्पेसिफिकेशंस आउट नहीं हुए हैं, यह भी नहीं बताया गया कि कितने वेरिएंट आएंगे, उन वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स होंगे। इसलिए मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं आपके साथ यह इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे करूं जब कंपनी ने ऑफिशियली ही कुछ नहीं बताया है। अनऑफिशियली हम अपने मन से कुछ बता दें कि इसमें ये होगा, ये यहाँ पे होगा और इतने फीचर्स होंगे, तो वह गलत होगा। कंपनी खुद तय करती है, तो उनको तय करके बताने दीजिए। जिस दिन वो बताएंगे मैं उसी दिन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में मिलेंगे, क्या मिड में, क्या टॉप में मिलेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अगला सवाल पूछा है प्रवीण अशरथ ने। सर, रिव्यू अच्छा था बट कैमरामैन शुड इम्प्रूव हिज स्किल्स। प्रवीण, आपको शायद पता नहीं था कि यह एक इवेंट है। इवेंट में कैसा होता है, बिल्कुल इवेंट को आप वैसे ही देखिए जैसे एक शादी समारोह को देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी भीड़ होती है, खूब सारा शोरगुल होता है, कोई किसी की सुनता नहीं, सब अपने मर्जी में लगे होते हैं एक दूसरे को धक्का देने में। बस वैसे ही इवेंट में होता है।
अच्छे से अच्छा कैमरामैन भी बहुत अच्छे से कार को कवर नहीं कर पाता है इतने शोरगुल में, और आवाज़ की क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि शोर तो शोर होता है, उस पर तो कोई जोर नहीं है। ऐसे हालात में बहुत कम समय में किसी भी अच्छे से अच्छे कैमरामैन के लिए कार को अच्छे से कवर कर पाना मुश्किल होता है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि कैमरामैन को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक इवेंट में उसके काम के लिए। प्लीज़ उस बात को भी सराहिए कि किसी भी तरह उन्होंने कोशिश तो की कम से कम आपको एक ठीक ठाक सा अच्छा सा वीडियो भेजने की, वो भी ऐसे हालात में। उम्मीद है अब आप पूरी बात समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो मुझसे पूछा है वैभव वर्मा ने। वैभव पूछ रहे हैं, सर कैमरा गाय जो पीछे आपके बैठा हुआ है वीडियो में वह आपका व्यू ब्लॉक कर रहा है और जबकि आप रिव्यू कर रहे हैं। हाँ, ये मैंने आपको बताया ना कि रिव्यू या वट एवर दैट मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय सब लोग शूट कर रहे हैं, सबको एक दूसरे को सहयोग करना पड़ता है और करते भी हैं। लेकिन यह भी तय है कि इतना आसान नहीं होता है कि आप एक इवेंट में सब लोग एक खास टाइम बाउंड 2 घंटे के पीरियड में हर कोई शूट कर ले। किसी को अपने टीवी के लिए शूट करना है, किसी को अपने मैगजीन के लिए, तो किसी को यूट्यूब के लिए शूट करना है, किसी को अपने अखबार के लिए फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। तो ऐसे हालात में सब लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके काम करते हैं और यही एक अच्छा तरीका भी है। तो उनका भी इम्पेशेंट होना या कहना शायद गलत होगा, मेरे हिसाब से वह भी अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे, कम से कम मुझे डिस्टर्ब करते हुए। उम्मीद है और ऐसे ही मैं भी करता हूँ, हो सकता है किसी और को फिर भी अनजाने में डिस्टर्ब हो जाता हो, तो उसके लिए हम लोग एक दूसरे को सॉरी बोल के आगे बढ़ के अपना काम चालू रखते हैं। उम्मीद है अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल पूछा है राधा कृष्ण अवस्थी ने, शायद यह सबसे अच्छे सवालों में से एक था। क्या इसमें ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज कंट्रोल मिलेंगे? राधा कृष्ण, सच बात तो यह है कि इसमें ABS, EBD के बारे में मैं कंफर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि यह मौजूद है, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और क्रूज कंट्रोल के बारे में अपने कमेंट रिजर्व रख रहा हूँ। कंपनी ने यह कार हमें अभी इनिशियली फेज में दिखाई है, ऑफिशियली इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है। मैं भी जब ड्राइव करूंगा तभी परख पाऊंगा कि इसका हिल होल्ड असिस्ट अगर दे रखा गया है या हिल असिस्ट दे रखा गया तो वह कैसा काम कर रहा है, काम भी कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, या क्रूज कंट्रोल है तो वो फंक्शंस कैसे काम करते हैं, मुझे वह भी परखने का वक्त चाहिए होगा। अभी तक ऑफिशियली कहीं बताया नहीं गया है और इन फीचर्स के बटन भी मुझे देखने को नहीं मिले हैं, तो इसलिए मैं अपने कमेंट अभी रिजर्व रख रहा हूँ। कंपनी जब स्पेसिफिकेशन डिटेल ऑफिशियली बताएगी तब मैं आपके साथ ऑफिशियली सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, या फिर रिव्यू वीडियो में तो आपको चला के सब कुछ टेस्ट करके बताऊंगा ही बताऊंगा। उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू मैंने लगभग सभी सवालों को शामिल कर लिया है जो आपने काइगर से रिलेटेड पूछे थे। एक सवाल और था जो आपने काइगर से रिलेटेड पूछा है, लेकिन वो 1-2 लोगों ने नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा था। वह इंपॉर्टेंट सवाल था, इसमें फॉग लैंप कहाँ है? हाँ, ये सच है कि हम फॉग लैंप को हमेशा ये देखते हैं कि वह हेडलाइट के काफ़ी नीचे लगा होता है। यहाँ पर क्या है कि ये सब पैरेलल लाइटिंग लगी हुई है, चाहे वो हाई बीम हो, लो बीम हो या तीसरा बीम हो, ये तीनों बीम एक साथ है। तो एक लाइट को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि आप नाइट में खुद ड्राइव करें, खुद परखें कि उसकी लाइटिंग कैसी है। वैसे ही मैं भी अभी बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ टाइगर को कि इसकी लाइटें कैसी हैं। हालांकि जब मैंने इवेंट के समय जला के देखी थी तो काफ़ी बड़ी ब्राइट लग रही थी, लेकिन दिन की रोशनी की ब्राइटनेस, रात की रोशनी की ब्राइटनेस और सड़क पर एक्चुअल ब्राइटनेस से अलग होती है। तो मैं भी जब ड्राइव करूँगा तब आपके साथ शेयर करूँगा यह कैसी होती है। हाँ, यह बात सही है कि कई बड़ी कारों में सिंगल लाइन में ही फॉग लैंप होते हैं और वह तब भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है वह कैसे डिजाइन किए गए हैं। तो अभी मैं भी जब इसे चला के देखूंगा तब आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या फॉग लैंप है, मौजूद है तो वह कैसा परफॉर्म करता है, और अगर नहीं तो वह फॉग लैंप के तौर पर फेल है। यह इंफॉर्मेशन भी अगर है तो आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक मैं भी इसको होल्ड पे रखता हूँ। फिलहाल मुझे कार देखने में काफ़ी अच्छी लगी थी, आपको कैसी लगी लिखना ना भूलिएगा। ये वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा, और अगर आप ऐसे ही अपने सवाल के जवाब चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अगर आप 1 घंटे के भीतर वीडियो पब्लिश होने के बाद सवाल पूछते हैं तो रिप्लाई मिलने के चांसेस 95% होते हैं, क्योंकि सवालों की संख्या हज़ारों में होती है और जवाब देने के लिए केवल इकलौता मैं मौजूद हूँ, और इसीलिए काफ़ी लोगों को रिप्लाई नहीं मिल पाते। तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फॉलो कीजिए, तभी आपके सवाल मिस नहीं होंगे।
अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो करना ना भूलिए। देखते रहिए आस्क कार गुरु।